हेलो एंड वेलकम बैक टू दृश्य एकेडमी। दृश्य एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप अगर हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि संविधान की कक्षाएं चल रही थी, और जो चैनल पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। देखिए, आज हम बात करेंगे संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 जैसा कि आप सब जानते होंगे कि संविधान के भाग 3 में दिया गया है, और यहाँ पे हम बात करते हैं बहुत सारे अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की। आर्टिकल 19 स्पेसिफिकली करीब 6 फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है, और इसको अब पढ़ना चाहेंगे अगर तो इसके 2 पार्ट में पढ़ सकते हैं हम। इसको कैसे 2 पार्ट में पढ़ सकते हैं? देखो, आर्टिकल 19 को पढ़ने का सही तरीका या आसान तरीका अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। पहले आर्टिकल 19(1), इसमें हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे ए से लेकर के जी तक, ठीक है? या फिर आप इसी को अगर हिंदी में लिखना चाहें तो क से लेकर के अनुच्छेद 19(1), क से लेकर के अनुच्छेद 19(1)(6) तक। यहाँ पे क से 6 में आपको बताया जाता है कि आपको क्या क्या अधिकार या आपको क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट क्या है? इसका दूसरा पार्ट है आर्टिकल 19(2) से लेकर के आर्टिकल 19(6) तक। यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको यहाँ जो अधिकार दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब उन्हें सरकार या राज्य जब चाहे तो उचित उस पर वो लगा सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, उन्हें कम कर सकता है या ज़ीरो भी कर सकता है। इसको याद करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है बच्चों के लिए, तो हम इसको शुरू करते हैं। पहले हम 1 के सारे आर्टिकल्स डील कर लेंगे। जब हम आर्टिकल 1 के सारे आर्टिकल्स को डील कर लेंगे, 19(1)(a), 19(1)(b सबको याद कर लेंगे, तो हमारे लिए 19(2) से 19(6) को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको याद करना और सीक्वेंस में याद करना कई बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसको याद करने के लिए ना आप इमेजिन करो कि आप हो एक हॉस्टल में, या आप एक लड़के हो। लड़कियों का भाई लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, आपको कोई मान लेते हैं अच्छी खबर मिली, आप कुछ करना चाह रहे थे बहुत टाइम से और वो चीज़ हो गई, तो भाई लोग क्या करते हैं? भाई लोग सबसे पहले उसको बताते हैं, ठीक है? बताओगे कैसे आप? या उसको आप क्या करोगे? अभिव्यक्त करोगे, ठीक? अब जब आप कोई चीज़ बताओगे तो उसको बहुत सारे लोग सुनेंगे। बहुत सारे लोग कहाँ होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं सम्मेलन में। बहुत सारे लोगों ने सुना। बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जो भाई के साथ ना, उनका रिलेशन थोड़ा ठीक नहीं था, चिढ़ते थे भाई से, मगर कुछ लोग भाई के एकदम ब्रो थे। तो वो ब्रो लोगों ने क्या किया? उन्होंने भाई के साथ क्या बनाया? उन्होंने बनाया भाई के साथ संगठन। क्या बन गया? भाई लोग का संगठन बन गया। अब भाई को कुछ ऐसा मिला है जिसकी चाहत उसको बहुत लंबे समय से थी, ठीक? भाई ने सब लोग को बताया और कुछ लोगों के साथ संगठन बनाया। अब ये संगठन जाएगा, क्योंकि भाई की एक बहुत इम्पोर्टेंट इच्छा पूरी हुई है, तो संगठन अब जाएगा मंदिर जाके कुछ गंगा जल लेके जाएगा, थोड़ी सी अगरबत्ती वगैरह लेके जाएगा, पूजा का बाकी सामान लेके जाएगा, कुछ प्रसाद लेके जाएगा। ये सब लेके जाएंगे मतलब भ्रमण करेंगे।
ठीक। अब भ्रमण करके भाई लोग एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे उनको लगा कि यहाँ पे पूजा पाठ किया जा सकता है। तो उन्होंने अपना गंगा जल, अगरबत्ती और जो प्रसाद लेके आए थे वो सब निकाला और पूजा करने का स्थान बनाया, यानी वहाँ उन्होंने पूजा की। पूजा करते करते हो गए उनको लेट। क्या है, भाई लोग की पूजा ना जनरली शाम से शुरू होती है और रात को थोड़ा देर तक चलती है, और वो पूजा में भाई लोग इतने मगन हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। पूजा में हो गई उनको देरी। अब वो वापस घर तो जा नहीं सकते, इतना पूजा पाठ किए हुए हैं कि वो घर नहीं जा सकते। तो उनको जहाँ वो भ्रमण करने गए थे वहीं करना पड़ेगा क्या, निवास। अब निवास किए। कुछ भाई लोग आए थोड़ा देर से, तो जो भाई लोग पहले सामान ले गए थे पूजा का वो सामान पड़ गया कम। अब जो बाद में भाई लोग आए हैं निवास पे, उनको भी तो पूजा पाठ करनी होगी, तो उनके पूजा पाठ करने का जुगाड़ करना है। तो इसके लिए इन लोग करेंगे क्या, कुछ जुगाड़, या फिर उसी को हम बोल देंगे व्यापार। ठीक। इस तरह से आप इसको अगर याद करोगे एक कहानी की तरह तो आपको ये याद हो जाएगा। अब इसको एक अनुच्छेद की तरह अगर डील करेंगे तो 19(1) क, या इंग्लिश में लिखेंगे तो 19(1)(a) आपको देता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19(1)(b) जो है वो आपको देता है काहे की आज़ादी या स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1) देखो ये क्या हो गया, क हो गया, क के बाद क्या आएगा, ख, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। वैसे ही सी, डी, ई, एफ नहीं आएगा, जी आएगा। ठीक है, एफ क्यों नहीं आएगा वो भी बताऊंगा अभी आपको। तो सबसे पहले ए या क में क्या बोलता है, आपको बोलने की आज़ादी मिली। बी या ख में आपको मिला सम्मेलन करने का, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी। शांतिपूर्ण अनार्म्ड मतलब बिना हथियारों के आप सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरे में आपको क्या देता है, यहाँ पे संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यहाँ पे आप सी से स्वतंत्रता पूर्ण एक संगठन बना सकते हैं। उसके बाद डी में आपको मिलता है भ्रमण करने की आज़ादी। ठीक। ई में आपको मिलता है भारत के क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की। और ये जो डी में भ्रमण है ये भारत के भीतर के भ्रमण की बात करता है, इंडिया के बाहर के भ्रमण की बात यहाँ डी में नहीं की जाती। उसी के साथ ई को अगर आप देखोगे तो भारत में कहीं पे भी निवास करने का आपको अधिकार प्राप्त होगा। और अंत में जी में जो है आप कहीं पे भी जाके कोई भी व्यापार कर सकते हैं। इसकी आज़ादी आपको इन्हीं आर्टिकल से मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, और ये आर्टिकल्स अगर कहानी के माध्यम से याद करेंगे तो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। क्या कहानी देखी थी हमने, भाई को कोई बात अच्छी लगी या भाई के साथ कुछ अच्छा हुआ, उसने सबको बताया। सबको कहाँ बताया, सबको सम्मेलन में बताया। सम्मेलन में उन्होंने क्या बनाया, एक संगठन। उस संगठन में घूमने जाने का फैसला किया गया। घूमने जाके जहाँ घूमने गए थे वहाँ पे निवास किया, और निवास करने के बाद वहीं पे इन्होंने अपना व्यापार किया। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। क, ख, ग, ये हो गया आपका घ, ये हो गया अंगा, और यहाँ पे एफ नहीं है तो मतलब यहाँ च नहीं आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा छ। तो इस तरह से आप ये 6 आर्टिकल याद कर सकते हैं। अब हम एक एक आर्टिकल को इंडिविजुअली डील करके देखते हैं कि इन आर्टिकल्स में एक्चुअली बताया क्या गया है, कहा क्या गया है। ठीक है, सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, आर्टिकल 19(1)(a। इसको लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं इसको आर्टिकल 19(1) का ए, या अगर हिंदी में हम लिखेंगे तो इसी को क लिख देंगे।
ठीक है, ये आपको बोलता है बोलने की या अभिव्यक्ति की आज़ादी या स्वतंत्रता। ठीक है, आपको यहाँ से मिल रही है अभिव्यक्ति, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये स्वतंत्रता अगर आप देखोगे, इसको याद करने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि ऐसे आप रेगुलर याद नहीं कर पाओगे। तो इसको भी ना हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखो, आप या तो कुछ बोलोगे या कुछ सुनोगे या कोई ऐसी बात होगी जिसको आप छुपाओगे। ठीक है, या तो आप कोई भी बात कहेंगे या आप कोई बात सुनेंगे या आप किसी बात को छुपाएंगे। वाक की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को याद करने के लिए हम इसे 3 भागों में विभाजित करके याद करेंगे तो आसानी से याद होगा। आप कोई चीज़ बोलेंगे, कोई चीज़ सुनेंगे या कोई चीज़ छुपाएंगे। तो इन्हीं तीनों को अगर आप आगे डील करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखो, कहोगे आप क्या, आप वही बात तो कहोगे जो आपको पता है। ठीक है, तो आप वही बात कहोगे जो आपको पता है। तो आपको वो बात कैसे पता होगी, या तो वो आपका स्वयं का विचार होगा या फिर वो किसी और का विचार होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 19(1)(a) हमको अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों को भी अभिव्यक्त करने की या उसे फैलाने की आज़ादी देता है। इसी में आपको मिलेगी प्रेस की स्वतंत्रता। देखो, आप किसी बात को अगर आपको बोलना है तो आप उसको कैसे बोल सकते हो, या तो आप उसको मुंह से बोलोगे, वर्ड ऑफ माउथ होगा, बोल के बताओगे, वर्ड ऑफ माउथ एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, आप उसे लिखोगे, लिख करके बताओगे। तीसरा तरीका होगा कि आप उसकी फ़ोटो या वीडियो बनाओगे इन्हीं 3 तरीके से आप अपनी बात किसी तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी बात लिख के पहुंचा सकते हैं, यानी आप सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो चीज़ें लिखते हैं वो काउंट होगी, न्यूज़पेपर में जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो काउंट होंगी, सारी चीज़ें इसी में काउंट होंगी। जो आप फ़ोटोज़, वीडियोज़ अपने खुद के बनाते हैं या किसी और के वीडियोज़ बने हुए शेयर करते हैं, वो सब आप यहाँ से करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप देख रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलेगी आपको। ठीक है, कोई ना कोई उस चीज़ को बोल रहा है और आप उसको रिसीव कर रहे हो। तो ये सारी जो आज़ादी है या ये सारे जो अधिकार आपको प्राप्त हैं, बोलने का अधिकार, अपनी बात को कहने का अधिकार, चाहे बोल के, चाहे लिख के, चाहे फ़ोटो के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से, ये आपको 19(1)(a) के तहत मिलते हैं। अब आप सुनोगे क्या, आप सुनोगे किसी और की बातें, औरों की बातें सुनोगे। ठीक है, इसमें आप क्या क्या सुन सकते हो, आप ऐड सुन सकते हो टीवी पे, कमर्शियल्स जो आते हैं। कमर्शियल के अलावा आप क्या सुन सकते हो, कमर्शियल के अलावा आप सुन सकते हो जैसे आपसे कोई अपील की जा रही है। मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो बंद की अपील कर रही है, आप इस अपील को मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो। ये अधिकार आपको यहाँ से दिया जाता है कि किसी भी राजनीतिक दल के बुलाए हुए बंद का समर्थन या उसका विरोध करना, ये आपका अधिकार है। अगर कोई ज़बरदस्ती बंद कराता है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या क्या अधिकार मिला यहाँ से। टीवी पे जो कमर्शियल्स आते हैं वो इसी अधिकार के तहत कंपनीज लाती हैं। आपके बंद के अगेंस्ट आप कुछ बोल सकते हो, वो अधिकार आपको यहीं से प्राप्त होता है। यहीं से आपको मिलती है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता और
प्रेस पे प्री सेंसरशिप का मतलब होता है किसी भी खबर को छपने से पहले ही उसे राज्य के द्वारा एडिट करना। ऐसा भारत में एक बार हो चुका है, जब इमरजेंसी लगी थी तो प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। उस समय ये हुआ था कि जो प्रेस वाले थे, जो मीडिया थी, उन पे ये दबाव बनाया गया था या उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि आप कोई भी खबर, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, लोकल हो, डोमेस्टिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी तरह की खबर अगर आपको छापनी है तो उसके पहले आपको सरकार से इजाज़त लेनी होगी। इस समय इमरजेंसी के समय आप सब जानते हैं, इमरजेंसी को हम डिटेल में बाद में डील करेंगे। इमरजेंसी में ये हुआ था कि इंदिरा गांधी ने रात को इमरजेंसी लगवा के सुबेरे जितने भी उनके अपोजिशन वाले थे उन सबको उठा के जेल में बंद कर दिया था। प्रेस पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी का एक कोड भी आता है कि प्रेस को झुकने के लिए कहा गया था, मगर प्रेस तो चाटुकारिता करने लगी। मतलब जो इंडियन मीडिया था या इंडियन प्रेस था उस समय का, उस समय प्रेस की भूमिका पे सवाल उठाए थे लाल कृष्ण आडवाणी ने। उनका कहना था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भारत के आज़ादी को या भारत की डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है, मगर इंदिरा गांधी ने उसको हाईजैक करके उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। इंडियंस अखबार अगर आप इन जनरल देखोगे बड़े स्तर पर, तो ज़्यादातर भारतीय भाषाओं के अखबार इंदिरा गांधी के सामने सरेंडर करते हुए दिखते हैं, मगर कुछ विदेशी अखबार थे या कुछ ऐसे अखबार थे जिनके एडिटर या मालिक बाहर के थे, वो इंदिरा गांधी के सामने झुकते हुए नहीं दिखते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके अगेंस्ट में काम करना जारी रखा। तो सरकार ने उनको मजबूर किया कि वो या तो सरकार के हिसाब से काम करें या देश छोड़ के चले जाएं। इसी कड़ी में कई जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स थे या फॉरेन एडिटर्स थे उनको भारत से ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया गया, जबरन उन्हें भारत से बाहर भेजा गया। उन्होंने विरोध का एक दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने ये किया कि जब आप अखबार की न्यूज़ को बनाते हैं तो उसका एक फॉर्मेट बनाते हैं, उस फॉर्मेट में हर न्यूज़ की एक जगह बनाते हैं। सरकार के द्वारा जो न्यूज़ विलोपित की जाती थी, जो न्यूज़ हटवाई जाती थी, वो उस न्यूज़ की जगह को अपने पेपर में ब्लैंक छोड़ देते थे, खाली छोड़ देते थे, ताकि वो जनता को ये बता सकें कि सेंसरशिप मीडिया पे किस हद तक लागू है, ताकि जनता ये समझ सके कि उनके साथ क्या हो रहा है। उस समय कम्युनिकेशन के साधनों के बारे में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टीवी नहीं होते थे। मास मीडिया का या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाचार पहुंचाने का जो सबसे बड़ा तरीका था उस समय, वो थे आपके अखबार, और उन्हीं पे सेंसरशिप थी। तो उसके बाद यहाँ पे मोरारजी देसाई की सरकार आती है, अमेंडमेंट्स करती है और प्रेस पे प्री सेंसरशिप जो होती है उसको करवा देती है बंद। इसी के तहत आपको ये भी पता चलता है या आपको अधिकार मिलता है किसका, आरटीआई का, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आप ये पता कर सकते हो कि सरकार क्या काम कर रही है, सरकार के कामों का क्या तरीका है, या सरकार ने जो काम किए हैं वो कैसे किए हैं, सही किए हैं या नहीं। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आपको 19(1)(a) से ही मिलता है। ये सारे अधिकार आपको यहीं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इसमें छुपाने का जो अधिकार है, ये है आपका याद करने का तरीका ना। इसमें एक्चुअली जो है वो है फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार भी आपको 19(1)(a) से मिलता है, ठीक है। कुछ लोग इसको निजता का अधिकार लेके 21 में भी करते हैं, मगर आपको 19(1)(a) से ही मिलता है फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध संरक्षण या फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। यहाँ तक हुआ 19(1)(a). अब 19(1)(a) में आप ये सब कुछ कर रहे हो, आपको ये सब चीज़ें सरकार दे रही है ऐसा आपको लग रहा है। सरकार जिस क्षण चाहे, जब चाहे, ये सारी चीज़ें आपसे वापस ले सकती है, ठीक है। अब आप बोलने की आज़ादी में अगर देखोगे तो क्या चुप रहना भी
एक तरह से बोलना होता है। चुप रहना भी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में इसे चुप रहने को भी अपनी आप को अभिव्यक्त करने का एक तरीका माना गया है। तो 19(1)(a) में आपको साइलेंस का भी अधिकार है या चुप रहने का भी अधिकार है। ठीक, चुप रहने का अधिकार है आपको यहाँ से। और देखो, अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, आप दो ही चीज़ करते हो, या तो आप चुप रहते हो या उसका विरोध करते हो। तो यहीं पे 19(1)(a) में ही आपको विरोध, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, विरोध करने का भी अधिकार है, मतलब पिकेटिंग का अधिकार है। पिकेटिंग का मतलब होता है किसी जगह का घेराव करना, किसी जगह के सामने खड़े होके या बैठ करके धरना देना, किसी जगह पे जाके नारेबाजी करना। ये सारे अधिकार आपको इसके थ्रू मिलते हैं, मगर इसमें आपको हड़ताल का अधिकार नहीं मिलता। हड़ताल करने में और विरोध करने में अंतर है। हड़ताल में आप काम बंद करते हो या जबरन किसी से काम बंद करवाते हो, वो अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। हड़ताल नहीं कर सकते आप। पिकेटिंग आप कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, वो अधिकार आपको 19(1)(a) से यहाँ पे प्राप्त है। अब 19(1)(a) के अगेंस्ट में या 19(1)(a) में ये जो सारे अधिकार दिए गए हैं, इन पे अंकुश लगाने के लिए अगर ये पूरी तरह से निर्बाध हो जाएंगे तो आप मीडिया में आप कुछ भी लिखोगे, आप कुछ भी बोलोगे, किसी से गाली गलौज भी करोगे और बोलोगे ये मेरा अधिकार है। अधिकारों के बारे में आपको एक चीज़ समझनी होगी, आपका कोई भी अधिकार, चाहे कितना भी बड़ा आपको लगता हो कि ये मेरा अधिकार है, वो अधिकार वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ आपका शरीर ख़त्म हो जाता है। योर राइट एंड्स वेयर योर नोज एंड्स। जहाँ पे आपका शरीर ख़त्म, वहाँ पे आपका अधिकार ख़त्म और दूसरे का अधिकार शुरू हो जाता है। तो इन अधिकारों को निरंकुश ना छोड़ा जा सके, इन अधिकारों को गलत तरीके से ना इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए यहाँ पे हमारी सरकार के पास है 19(2). 19(2) क्या करता है, 19(1)(a) पे, केवल 19(1)(a) के लिए है 19(2) जो है। 19(2) 19(1)(a) का अपोजिट पार्ट है, वो 19(1)(a) पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है। 19(2)(a) ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कुल मिला के 8 तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं या 8 आधारों पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण या जो सबसे पहला आधार है वो क्या है, वो है देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा। इन तीनों पे अगर आपके कुछ बोलने से, लिखने से, किसी फ़ोटो को वायरल करने से, भेजने से अगर देश की एकता, अखंडता या स्वतंत्रता पे किसी तरह का खतरा आता है तो आपको वो चीज़ करने से, बोलने से भी रोका जा सकता है। ये पावर कहाँ से मिलती है, 19(2) से। 19(1)(a) के अधिकार को ख़त्म करने की शक्ति मिलती है 19(2) से। किस ग्राउंड पे मिलती है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, एकता, अखंडता और संप्रभुता, इस पे खतरा हो या फिर सुरक्षा पे खतरा हो। ये 2 पॉइंट हुए, एकता, अखंडता और संप्रभुता। उसके अलावा देश की सुरक्षा पे खतरा हो। तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो है लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था अगर बिगड़ने का अंदेशा हो या आपके कुछ कहने करने से, आपकी किसी चीज़ से लोग प्रभावित हो रहे हों, आपकी बात मानते हों और उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना लगे सरकार को कि उससे लोक व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो आपके इस अधिकार का हनन या आपके इस अधिकार को रोका जा सकता है सरकार के द्वारा। किस ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे कि लोक व्यवस्था आपके कुछ बोलने से या आपके कहने से प्रभावित हो रही है। इसके बाद आता है एक शिष्टाचार। ठीक, आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब आप किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी के साथ गलत तरीके की बात नहीं कर सकते।
आपका अधिकार जैसे मैंने आपको बताया वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ आपका शरीर ख़त्म हो जाता है। जैसे ही दूसरे के शरीर की बात आती है आपका अधिकार वहाँ पे अपने आप स्वतः ख़त्म हो जाता है। तो आप किसी को गाली नहीं दे सकते क्योंकि उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, उसको बुरा लगेगा। तो शिष्टाचार भी इसमें एक पॉइंट है जिसके बेसिस पे आपको आपके इस अधिकार को रोका जा सकता है। इसके अलावा अवमानना, किसकी अवमानना? कोर्ट की अवमानना। कोर्ट की अवमानना अगर आप करते हैं तो भी इस पे रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा मानहानि है या आपराधिक कोई षड्यंत्र आप कर रहे हैं, मानहानि या अपराध का अंदेशा, ठीक है, इन सारे ग्राउंड्स पे आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो एक चीज़ बचती है इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाने में, वो क्या है? वो केवल, अब ये सब चीज़ें आप भारत के अंदर करके भारत के अंदर की स्थिति खराब हो सकती है। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि आपके कुछ कहने करने से भारत के विदेशी संबंध खराब हों। क्या खराब हो? विदेशी संबंध खराब हों। अगर विदेशी संबंध खराब होते हैं आपके कुछ कहने करने से तो भी आपके बोलने पे रोक लगाई जा सकती है। मतलब बेसिकली 19(1)(a) या अगर हिंदी में आप लिख रहे हैं तो 19(1) क जो है उसका रेस्ट्रिक्शन जो दिया गया है वो 19(2) में दिया गया है। ठीक है, और कितने प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? 8 प्रकार के। किस किस बेसिस पे लगा सकते हैं? देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पे अगर कोई सवाल उठ रहा हो, देश की सुरक्षा की बात हो, लोक व्यवस्था की बात हो, शिष्टाचार की बात हो, इसके अलावा मानहानि हो किसी की, आप कोई आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हो, विदेशी वो खराब हो रहे हो, संबंध खराब हो रहे हो, इन सारे ग्राउंड्स पे, या आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हो, तो इन सारे ग्राउंड्स पे आपके 19(1)(a) के अधिकार को सरकार बाधित कर सकती है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे 19(1) का B, और उसका रेस्ट्रिक्शन आपको जो दिखेगा ना वो दिखेगा 19(3) में। यहाँ पे हो जाएगा 19(3) और यहाँ पे हो जाएगा 19(1)(b). आप B चाहे तो B लिख लें और हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो ख लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि भाई लोग ने क्या किया? अभिव्यक्त किया अपने आप को। अभिव्यक्त कहाँ किया उन्होंने? सम्मेलन में किया। तो दूसरा 19(1)(b) क्या है? सम्मेलन। ठीक, सम्मेलन कैसा होगा? सम्मेलन होगा शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के, या हथियार रहित सम्मेलन होगा। पीसफुल अनआर्म्ड असेंबली, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पीसफुल एंड अनआर्म्ड असेंबली। बिना हथियारों के और शांतिपूर्ण तरीके से आपको सम्मेलन करने का अधिकार है। आप ये सम्मेलन कहाँ पे कर सकते हैं? आप ये सम्मेलन कर सकते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी पे। मतलब आपको सम्मेलन करने का अधिकार तो प्राप्त है। इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप किसी होटल में गए और वहाँ पे अपना सम्मेलन शुरू कर दिया। आप इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और ये जगह जो आप जहाँ पे आप सम्मेलन करना चाह रहे हो वो स्पेसिफिकली एक पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, मतलब किसी अपनी प्रॉपर्टी पे तो आप कर सकते हो, मगर किसी और की प्रॉपर्टी पे आप सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते, सम्मेलन ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। पब्लिक प्रॉपर्टी पे ही आपको सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसमें आपको पब्लिक मीटिंग करने का अधिकार प्राप्त है, डेमोन्स्ट्रेशन करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा आप प्रोसेशन भी निकाल सकते हो। प्रोसेशन यानी कि जुलूस। क्या क्या कर सकते हो आप इसमें? पब्लिक मीटिंग,
प्रोसेशन और डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक, पब्लिक मीटिंग कर सकते हो आप सम्मेलन के नाम पे, यानी बहुत सारे लोगों को बुला के एक आम सभा बना सकते हो, आम सभा बुला सकते हो। प्रोसेशन मतलब आप जुलूस निकाल सकते हो, और डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है आप प्रदर्शन कर सकते हो। ये तीनों अधिकार आपको कहाँ से प्राप्त है? 19(1)(b) से। अब इसका अपोजिट क्या होगा? 19(3) होगा, 1 नहीं होगा। 19(3) में क्या लिया गया है? रिस्ट्रिक्शंस लिए गए हैं। किसकी रिस्ट्रिक्शंस? 19(1)(b) के अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। तो 19(3) जो है वो ये कहता है कि अगर आप एक सम्मेलन कर रहे हो और उससे किसी भी लीगल काम में, लीगल वर्क या लीगल प्रोसीजर पे वर्क का वो पड़ रहा है, इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो आप उसको नहीं कर सकते। दूसरा, आप किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा नहीं कर सकते, किसी और की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पहले कहा गया है कि आप केवल पब्लिक प्रॉपर्टी पे ही सम्मेलन कर सकते हैं। आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं कर सकते। मान लो आपने 200-400 लोगों को जमा कर लिया और आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे कब्ज़ा कर रहे हैं, तो वो आप नहीं कर सकते, यानी कि कब्ज़ा नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा। प्रॉपर्टी के कब्ज़े के अलावा आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आप किसी व्यक्ति को फोर्स करें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इसमें है कि आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी से ज़बरदस्ती उसकी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करवा सकते। ये इसका पांचवा पॉइंट है। अगर आप इनमें से कोई सा भी काम कर रहे हैं, किसी से आप ज़बरदस्ती कोई क्राइम करवा रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से उसकी शक्ति का ज़बरदस्ती इस्तेमाल करवा रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर ले रहे हैं, किसी ऐसी प्रॉपर्टी पे आप काम कर वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं जो आपकी नहीं है या पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे कोई लीगल काम में बाधा पड़, मान लो पुलिस किसी को अरेस्ट करने गई है और आपने 100 लोगों का झुंड बना के ये बोलना शुरू कर दिया कि भैया हमारी आम सभा हो रही है, हम नहीं जाने देंगे, तो वो आप एक लीगल काम को रोक रहे हो, उसको आप नहीं कर सकते, ये आपका अधिकार नहीं है। इस बेसिस पे आपकी सभा को ही भंग किया जा सकता है। तो इन ग्राउंड्स पे, इन 5 ग्राउंड्स पे आपको 19(1)(b) में जो अधिकार मिले हैं उनको सरकार जो है वो कम कर सकती है या हटा सकती है। ठीक, इसके बाद अब भाई लोग का सम्मेलन हो गया था, तो भाई लोग क्या किए थे? भाई लोग बनाए थे संगठन बनाए थे भाई लोग, और संगठन का जो अपोजिट या उसके रिस्ट्रिक्शंस जिसमें दिए गए हैं वो दिए गए हैं 19(4) में। और यहाँ पे दिया गया है, ये हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? बी में पहुँचे थे, इस सी में दिया गया क ख और ये है ग। ठीक, यहाँ पे क्या बना रहे थे हम लोग? यहाँ बना रहे थे हम संगठन। ठीक, आप संगठन बना सकते हैं, आपको संगठन बनाने की आज़ादी है। आप किसी के भी साथ संगठन बना सकते हैं, आप किसी के साथ जबरन संगठन नहीं बना सकते। यहाँ से आप कैसा संगठन बना सकते हो? आप कोई क्लब बना सकते हो, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, ठीक है, आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, आप कोई कंपनी बना सकते हो, या अब आप कोई सोसाइटी भी बना सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो, बशर्ते ये सारी चीज़ें
ऐसे कामों में संलग्न ना हो जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, जो हमने पहले आर्टिकल में पढ़ा था, उनमें से अगर किसी भी चीज़ को आपका ये संगठन अपोज करता है, देश की एकता के लिए खतरा है, अखंडता के लिए खतरा है, तो उन सारी चीज़ों पे सरकार रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आपको संगठन बनाने का अधिकार है, मगर आपको ये अधिकार नहीं है कि आप उस संगठन को रजिस्टर भी करा लें। संगठन को रजिस्टर करने की शर्तें और नियम कानून जो है और शक्ति जो है वो सरकार के पास है। ठीक है, तो अगर आपका संगठन ऐसे काम कर रहा है जो देश के हित में नहीं है, तो आपके संगठन पे, आपके क्लब पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, आपकी पॉलिटिकल पार्टी पे रोक लगाई जा सकती है। जैसे आपने पहले देखा होगा कि सिमी पे रोक लगाई गई थी, उसे बैन किया गया था इंडिया में। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, हजरत मुजाहिदीन है, वो इंडिया में बैन है, उसे एक आतंकवादी संगठन कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे सरकार रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हर चीज़ पे गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है अगर वो देश विरोधी किसी भी काम में दिख रहा है सरकार को। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे 1904 में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो 1902 में कही गई थी। ठीक है, अब आएगा 19D। हम लोग कहाँ पहुँच गए? संगठन बना लिए। अब संगठन क्या करेगा? संगठन करेगा भ्रमण। ठीक है, संगठन कहाँ जाएगा? संगठन जाएगा भ्रमण करने। भ्रमण के दो पहलू होते हैं। देखो, आप घूमने जाओगे, भ्रमण करने जाओगे, तो आप दो जगह जा सकते हो। एक आप जा सकते हो भारत के अंदर और एक जा सकते हो आप भारत के बाहर। तो 19(1)D जो है ना, 19(1)D इसमें से केवल एक पार्ट को डील करता है। ये केवल ये जो भारत के अंदर का भ्रमण है ना, ये इसको डील करता है। ये भारत के बाहर के भ्रमण को डील नहीं करता। ठीक, भारत के बाहर जाने के लिए आपको क्या लेना होता है? आपको वीज़ा लेना होता है। तो आप वीज़ा लेके भारत के बाहर जा सकते हो। भारत के अंदर आपको कहीं भी घूमने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब क्या है? 19(1)D से आपको क्या मिलता है? निर्बाध भ्रमण। निर्बाध भ्रमण का अधिकार आपको मिलता है 19(1)D से। कहाँ पे? केवल भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, मतलब इंडियन टेरिटरी में आप कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। मगर आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगहें हैं जहाँ पे जाने के लिए लगता है इनर लाइन परमिट। क्या लगता है? इनर लाइन परमिट। ठीक, इनर लाइन परमिट उन क्षेत्रों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के लिए लगता है जहाँ पे जाने के लिए आपको परमिशन लेनी होती है वहाँ के लोकल अथॉरिटी से। वहाँ से जब आप परमिशन लेते हैं तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे आपको बताना होता है कि आप कितने दिन के लिए आ रहे हैं। इसमें 2 तरीके के परमिट बनते हैं। 7 से 15 दिन के लिए अगर आप जा रहे हो तो एक परमिट बनता है, 15 दिन से ज़्यादा के लिए जा रहे हो तो लॉन्ग टर्म परमिट बनता है। आपको वहाँ बताना होता है कि आप कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे। बेसिकली आपको अपना शेड्यूल और अपना एड्रेस सब कुछ वहाँ पे जमा करना होता है इनर लाइन परमिट जब आप लेते हैं। तो अगर आप उस परमिट का उल्लंघन करते हैं, जैसे आपने बताया कि मैं यहाँ जाऊँगा, उसके अलावा आप किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में अगर पाए जाते हैं तो आप पे कानूनन कार्यवाही की जाती है और आपको सज़ा भी हो सकती है या सज़ा होती है। तो इनर लाइन परमिट जो है ये इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों के लिए लगता है, बट ये एक अपवाद है। इसको एक अपवाद की तरह याद रखेंगे। बाकी भारत क्षेत्र में आप कहीं पे भी भ्रमण करने जाएं तो आपको कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता, कोई परमिट नहीं लेनी पड़ती, आप निर्बाध रूप से जा सकते हैं। ठीक, इसका जो अपोजिशन है 1D का, वो किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1905 में।
ये क्या बोलता है कि अगर आपके आने जाने से या आपके घूमने फिरने से वहाँ पे रह रहे लोकल लोग, आम निवासी या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन दोनों के हितों को अगर खतरा होता है तो आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब बताओ कैसे लोगों के आने जाने से खतरा हो सकता है। इसमें 2 लोगों को काउंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के, अगर आप केस देखोगे तो एक तो है प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन में जो व्यक्ति लगा हुआ है या प्रोस्टिट्यूशन का काम करता है, उन व्यक्तियों को कहीं भी आने जाने के लिए बाध्य या उन्हें कहीं भी आने जाने से बाध्य किया जा सकता है, उन्हें रोका जा सकता है। दूसरे लोग कौन होंगे? इसमें होंगे आदतन अपराधी। अपराधियों के मूवमेंट पे भी कोर्ट चाहे तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि फलाना व्यक्ति को देश से बाहर ना जाने के आदेश दिए गए हैं, उनको अपना पासपोर्ट जमा कराना होता है, वो देश से बाहर नहीं जा सकते। या कई लोगों को आदेश दिया जाता है कि वो रेगुलर जाके किसी थाने में, पर्टिकुलर थाने में वहाँ जाके दस्तखत करें। तो वो कौन होते हैं? वो आदतन अपराधियों के लिए निकाला जाता है आदेश कि वो देश छोड़ के या उस स्थान को छोड़ के ना जाएं। तो उनके मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, उनकी ये अधिकार कम किए गए। इसके अलावा एक स्पेशल केस में मुंबई हाई कोर्ट ने एड्स के मरीज़ों को एड्स के मरीज़ों के मूवमेंट पे रोक लगाई थी, ठीक है। तो प्रोस्टिट्यूशन, अपराधी और एड्स के मरीज़ों पे रोक लगाई थी। ये बेसिकली ना वो जो बार डांसर्स वाला सिनेरियो था उसमें था ये एड्स वाला केस, ठीक है। इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, बट जान लीजिए आप, ठीक। तो इस पर रेस्ट्रिक्शन कैसे कैसे लगा सकते हैं? या तो इन कामों में आप कोई संलग्न हो तब, या वहाँ के लोकल या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हितों पे खतरा हो। मान लो असम एरिया में या नॉर्थ ईस्ट के एरिया में प्लेन्स के लोग जाके बसने लगेंगे, तो उनका एक स्पेसिफिक कल्चर है, उनकी एक अलग पहचान है, उनके ट्राइबल कल्चर को बहुत ज़्यादा संरक्षित करने की कोशिश कर रही है भारत सरकार। तो अगर लोकल लोग भी वहाँ जाके बसने लगे, वहाँ जाने लगे और वहाँ पे उनका आवागमन इतना ज़्यादा हो गया कि लोकल ट्राइबल एरिया के लोग जो थे वो आपके कल्चर से प्रभावित होकर अपने कल्चर को छोड़ने लगे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उस बेसिस पे भी आपके मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है, अब आप भ्रमण करने गए। भ्रमण करने के बाद आप क्या करेंगे? आप करेंगे निवास, ठीक। निवास के लिए जो आर्टिकल था वो था 19(1) का ई, ठीक है। 19(1) का ई था, या हिंदी में लिखेंगे तो अंगा, ठीक। अंगा है वो, कुछ और मत लिखना। और यहाँ पे है 5, 19(5). इसके पहले वाले में भी हमने देखा था कि 19(5) ही था। तो जब हम भ्रमण और निवास की बात करते हैं ना, तो भ्रमण और निवास को एक साथ लेते हैं और उसमें सेम आर्टिकल अप्लाई होता है, मतलब 19(5) दोनों में सेम रहेगा। ये इसके पहले भी, मतलब जब हम डी पढ़ रहे थे तब भी 19(5) एप्लीकेबल था, और ई में भी 19(5) ही एप्लीकेबल है, लोकल और एसटीज़ के लिए, इनके हितों की रक्षा के लिए, ठीक है। तो 19(5) दो जगह अवेलेबल है, एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ पे? 19(1) ई में या 19(1) डी, इन दोनों में 19(5) लगता है, ठीक। ई में क्या है? ई में है निवास,
ठीक है। किसी भी भारतीय नागरिक को ये अधिकार है कि वो भारत क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पे भी अपना निवास बना सकता है। अपने निवास को बनाने की उसे आज़ादी है भारत के क्षेत्र के अंदर। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कब? जब वो लोकल या एसटीज़ के साथ कोई उनके हितों में कोई दिक्कत हो रही हो। आपको नॉर्मली भी पता है कि जो जनरल लोग हैं, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, वो एसटीज़ की ज़मीन नहीं खरीद सकते, ठीक है। इसके अलावा एक और जगह थी इंडिया में जहाँ नहीं जाके रहा जा सकता था, वो थी जम्मू एंड कश्मीर। अब आप जम्मू एंड कश्मीर में भी जाके प्रॉपर्टी ले सकते हो और रह सकते हो, ठीक है। एक्सेप्शन क्या बचा हमारे पास? ये एसटीज़ की ज़मीन आप नहीं ले सकते, और वहाँ पे मतलब एसटी क्षेत्र जो शेड्यूल्ड एरिया है वहाँ पे आप जाके निवास नहीं कर सकते, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। बाकी आप भारत में कहीं पे भी जाके अपना निवास बना सकते हैं, बशर्ते आप लीगल तरीके से वो प्रॉपर्टी एक्वायर करें। किसी के पे कब्ज़ा करके नहीं रह सकते, बट अगर आप लीगल तरीके से वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। निवास के बाद आता है आखिरी में क्या? व्यापार, ठीक है। ई आया था, ई के बाद एफ आना चाहिए, मगर एफ नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? जी आएगा। जी क्यों आएगा? क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं कि 19(1)(f जो है वो क्या था? वो था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। इसे समाप्त कर दिया गया है एज अ फंडामेंटल राइट, और इसे कहाँ डाल दिया गया है? इसे डाल दिया गया है अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, ठीक है। 300 क में डाल दिया गया है इसको, 300A में। अब ये एक लीगल राइट है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल लिख दिया मैंने, ये एक लीगल राइट है, ये एक लीगल राइट है। अब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 19(1)(f को नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीधा कहाँ जा रहे हैं? 19(1)(g की तरफ। 19(1)(g का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? 19(6), ठीक है। 19(1)(g में क्या था? 19(1)(g में था व्यापार। भारत के क्षेत्र में किसी भी भारतीय को कोई भी व्यापार करने की आज़ादी होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इमोरल व्यापार करने लगे। आप कल सुबह उठ के बोलें आज से मैं डकैत हूँ, आज से मैं डाके डालूँगा, लोगों के घरों में चोरियाँ करूँगा, आज से मैं मानव तस्करी करूँगा, ठीक है। आप ऐसे काम नहीं कर सकते। कल से भाई लोग बोलेंगे हम लोग सुबह उठ के गंगा जल की दुकान खोलेंगे, तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। व्यापार कैसा होगा? व्यापार होना चाहिए मॉरली करेक्ट और लीगल। गैर कानूनी व्यापार आप नहीं कर सकते, जो मॉरली करेक्ट है उन्हीं को कर सकते हो आप। इसमें क्या क्या शामिल नहीं होता, जैसे मानव तस्करी है वो आप नहीं कर सकते, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें एक्सेप्शनल दी गई हैं, वो नहीं कर सकते। इसमें विशेष जो है वो आपको ध्यान रखना है, एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव्स का व्यापार नहीं कर सकते, या अगर आप व्यापार करते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लगता है। इसके अलावा सरकार अगर चाहे तो सरकार यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या लगा सकती है? सरकार यहाँ क्वालिफ़िकेशन का रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। क्वालिफ़िकेशन का रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इसके अलावा मोनोपोली भी कर सकती है। मोनोपोली का मतलब है कि सरकार कुछ इंडिविजुअल्स को
या सारे लोगों को किसी एक व्यापार से बाहर रखने का आदेश दे सकती है। और क्वालिफिकेशन का मतलब है कि आपको ये आज़ादी तो है कि आप भारत में कोई भी प्रोफेशन अपनाएं, कोई भी धंधा करें, कोई भी काम करें, मगर उसके लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं कल सुबह उठ के बोलूँ कि मैं कल से लोगों के ऑपरेशन करूँगा, मैं लोगों की हड्डियाँ जोड़ूँगा, उनके दिल का ऑपरेशन करूँगा, ब्रेन का ऑपरेशन करूँगा, तो मुझे उठा के भर दिया जाएगा जेल में। आपके पास रीज़नेबल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, मतलब सरकार किसी भी काम के लिए या किसी भी व्यापार के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन डिसाइड कर सकती है। आपको वो काम करने के लिए मिनिमम उतना क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। दूसरा, सरकार चाहे तो किसी भी धंधे में या किसी भी बिज़नेस में, किसी भी सर्विस में मोनोपोली कर सकती है। ये कर सकती है कि वो धंधा पूरी तरह से ही सरकार करेगी, कुछ लोग हैं जो वो धंधा कर सकते हैं या कोई वो धंधा नहीं कर सकता। ठीक है। जब मोनोपोली की बात अगर आप करो तो मोनोपोली इंडियन गवर्नमेंट की रेलवे में है और न्यूक्लियर एनर्जी में है। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो जो आबकारी विभाग है, जो शराब के ठेके हैं, वो अभी गवर्नमेंट चलाती है। तो मोनोपोली करना एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है, आपको वो व्यापार करने से रोका जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक्सप्लोजिव का मतलब है आप यहाँ पे लाइसेंसिंग ले लो, लाइसेंस ले लो। ठीक है, लाइसेंस लेना आपके लिए ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये था आपका कुल मिला के आर्टिकल 19। अब आपको यहाँ पे एक दो इम्पॉर्टेंट केसेस बता देता हूँ जो इस आर्टिकल के लिए थोड़े से महत्वपूर्ण है। एक ही केस बताता हूँ। चलो, आर्टिकल 19 में हमने सबसे पहला देखा था 19(1)A, ये देखा था हमने सबसे पहले। 19(1)A में आपको अधिकार था अभिव्यक्ति का, और मैंने आपसे पूछा था क्या चुप रहना भी एक अभिव्यक्ति है? साइलेंस इज़ अ एक्सप्रेशन, मतलब अगर आप चुप भी रहते हो तो क्या वो एक तरह की अभिव्यक्ति में काउंट होना चाहिए? तो ये काउंट होता है। देखो इसमें क्या हुआ था, 3 बच्चे थे। कहाँ पे थे? केरल राज्य में। तो आपको पता होगा केरल राज्य ने अभी अभी अपना नाम बदलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक विधेयक पास करके भेजा है। वो अपना नाम केरलम करवाना चाह रहा है, केरल राज्य जो है। तो यहाँ पे क्या था, बिजोई और सेंट बिजोई वर्सेस केरल, ये केस था। इस केस में हुआ ये था कि जेहोवा जनजाति के, जेहोवा धर्म के या जनजाति बोल लीजिए, जेहोवा धर्म के लोग थे। 3 बच्चे थे जो कि नेशनल एंथम जब हो रहा था उनके स्कूल की असेंबली में, तब वो सावधान में खड़े थे, मगर वो नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे। नेशनल एंथम नहीं गाने की वजह से उनके जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने उन्हें कन्फ्रंट किया। उन्होंने उनसे पूछा कि आप नेशनल एंथम क्यों नहीं गा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम जेहोवा धर्म या जेहोवा को फॉलो करते हैं, तो हमारे यहाँ ये प्रतिबंध है कि हम किसी भी धार्मिक, अपने धर्म की क्रिया के अलावा कोई और चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या उसमें गाना नहीं गा सकते, प्रेयर नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें वो नहीं कर सकते। तो उनके प्रिंसिपल ने उनको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन के बाद ये बच्चे गए थे केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट ने भी डिसीजन में ये कहा कि ये जो बच्चों का सस्पेंशन है स्कूल से, ये बिल्कुल सही है और इन बच्चों ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, तो इनका जो हटाया जाना है स्कूल से, इनको जो निकाला गया है वो बिल्कुल सही है। आपको पता है जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या बेसिकली फंडामेंटल राइट छीना जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये पहले हाई कोर्ट के पास गए, हाई कोर्ट के बाद ये बच्चे गए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो विशेष
इनका धर्म है या इनका जाति है, इस जाति के लोग अगर दूसरी चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते, पर ये बच्चे अटेंशन में खड़े थे, ये बच्चे उस समय हिलडुल तो नहीं रहे थे जब नेशनल एंथम चल रहा था, तो इसे नेशनल ऑनर एक्ट 1971, नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, शांत रहना या चुप रहना इनका मौलिक अधिकार है। तो यहाँ से अगर आप किसी जगह पे राष्ट्र ध्वज अगर चढ़ाया जा रहा है और आप वहाँ पे नेशनल एंथम नहीं गा रहे, सिर्फ सावधान में खड़े भी हैं, तो चुप रहना भी आपका मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, तो इस केस में ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा था कि इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये लोग सही हैं, इनको वापस एडमिट किया गया था स्कूल में, वापस से इनकी पढ़ाई कंटिन्यू हुई थी और यहाँ पे आके ये एक्ट हो जाता है आपका ख़त्म। इस एक्ट के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे हमसे संपर्क करें, हमारी ईमेल आईडी है उस पर हमसे संपर्क करें। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।